गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ओके। तुम लोग एनएलएम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आज करेंगे जो उतने कॉमन नहीं हैं लेकिन बहुत हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो। तो ये है आपके पास आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। आपके पास एक कोन है। इस कोन का रेडियस आर है, इस कोन का हाइट एच है। और ये कोन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोन के मास को आप एम ले सकते हैं और इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक है। तो आपको वही चीज निकालना है जो आप कल क्वेश्चंस में निकाल रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन एट एनी क्रॉस सेक्शन एक्स। तो सबसे पहले एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ऊपर हम यहाँ एक सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट है। ऐसा मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस है, तो ये ऊपर वाला जो कोन है ये जितना जितना इस पे वेट लगाएगा या जितने फोर्स से इस सरफेस को दबाएगा उतना ही ये इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर ये लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन NX। है ना? तो इतना जो पार्ट है, इस पार्ट के मास को फॉर एग्जांपल हम स्मॉल m मान लेते हैं। तो मेरे NX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg के बराबर। यानी मेरा मेन टारगेट है ये स्मॉल m निकालना। ये मेन टारगेट है मेरा, ये स्मॉल m निकालना। कैसे निकालेंगे बोलो? देखो, अगर ये हाइट अगर x है तो ये रिमेनिंग हाइट कितना होगा, ये रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा, दिस रिमेनिंग हाइट विल बी h माइनस एक्स। ठीक है। हाइट तो पता चल गया। लेकिन अगर ये रेडियस r है तो यहाँ के रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं, तो हमको वो स्मॉल r चाहिए। ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? है ना, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो दोनों एंगल सेम है। तो हम यहाँ से अगर tan थीटा करें, tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, r बाई कैपिटल H। तो छोटे वाले में क्या होगा, r बाई एच माइनस एक्स। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी r इंटू एच माइनस एक्स बाई एच। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना? आपके पास देखो, एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में ये थीटा कॉमन है। तो यहाँ से tan थीटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हमको इस छोटे वाले कोन का मास चाहिए, जो ऊपर में ये जो कोन है इसका मास चाहिए। तो हम लोग डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो डेंसिटी हो जाएगा, मान लो रो नॉट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। है ना? इस पूरे कोन का हाइट h है, इस पूरे कोन का रेडियस कैपिटल R है। तो ये हो गया इसकी डेंसिटी। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो ये डेंसिटी हर जगह, ये डेंसिटी हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी डेंसिटी को हम ऊपर वाले पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम m को निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू ये छोटा सा वॉल्यूम, मान लो फॉर एग्जांपल v। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, m डिवाइडेड बाई 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इतने छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू छोटा सा r, ये आर स्क्वायर, और इंटू एच, एच इज एच माइनस एक्स। ठीक है। ये 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये बचा m बाई आर स्क्वायर एच इंटू,
आर, स्मॉल आर की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स। तो ये आर स्क्वायर भी कट जाएगा, दिस विल बी एम इंटू एच माइनस एक्स बाई एच का होल क्यूब। ठीक है, ये इस छोटे से वाले पार्ट का क्या आ गया, मास आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, एन एक्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो ये बस इसी में जी मल्टीप्लाई कर देना, दिस विल बी एम जी एच माइनस एक्स बाई एच का होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब मान लो अगर आपको एन एट एच बाई टू चाहिए, तो अब यहाँ एच बाई टू पुट कर दो, एम जी एच माइनस एच बाई टू कितना होगा, एच बाई टू बाई एच कट जाएगा, तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा। दिस विल बी एम जी बाई 8, एम जी बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू कि आपके पास अगर ये कोन है, आपको कोन पे एन एक्स निकालना है। एन एक्स का मतलब कि किसी हाइट एक्स पर आपका कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो हम मान लेते हैं किसी हाइट एक्स पे ये मेरा सेक्शन है, तो यहाँ मान लो कि ये सरफेस है, तो ये इसके ऊपर वाला जितना कोन है, जितना इस पे जितना इसका वेट होगा, वो अपने वेट से इस वाले सरफेस को दबाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला सरफेस उस पर उतना ही क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आप कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, है ना। एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कल आपके होमवर्क में भी थे। तो अगर आपने ट्राई किया है तो आप चेक कर लो, आपका आंसर इतना आना चाहिए। अगर आपका आंसर इतना आया है तो वेल एंड गुड, है ना। ये मैंने जनरल किसी भी एक्स पे निकाल लिया, अब आपको जिस भी एक्स पे चाहिए वहां की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने डेंसिटी का यूज किया। अब कौन एक थ्री डायमेंशन, मैंने कल बताया था, अगर कोई चीज वन डायमेंशनल रहता है तो उस पर मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है, या लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होता है। अगर कोई चीज टू डायमेंशनल है तो उसका मास पर यूनिट एरिया या एरिया डेंसिटी डिफाइन होता है। कौन जो है वो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी या मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी डिफाइन होगा। और ये यूनिफॉर्म है, तो जो भी डेंसिटी पूरे कोन का होगा वही डेंसिटी किसी छोटे से पार्ट का भी होगा। तो मैंने पूरे कोन का डेंसिटी निकाल लिया, मास बाई वॉल्यूम करके, मास ऑफ द फुल कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द फुल कोन। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इतनी ही डेंसिटी इसके हर एक सेक्शन की होगी, तो इस छोटे वाले कोन की भी इतनी ही डेंसिटी होगी। तो बस इस डेंसिटी को इस छोटे वाले कोन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको उस छोटे से वाले कोन का मास आ गया। मास एक बार आ गया तो एन एक्स तो बस एम इंटू जी है। एक बार अच्छे से देख लो बाबू, कोई कॉन्सेप्ट है तो देख लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम घर हम हो जाते। बोलो बाबू, चमका क्या, चमक जाएगा, एकदम चमकेगा। एक बार देख लो, ये ट्राई करो, ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है ना। आपके पास एक पैराबोलाइड है ना, पैराबोलाइड है ये। पैराबोलाइड, ये जो इसका कर्वेचर है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मतलब आप x की वैल्यू डालोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे r है और इसकी टोटल हाइट h है, तो यहाँ पे भी आपको nx लेना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट इस तरीके से बना हुआ है, मतलब ये आपका ओरिजिन है। तो आप क्या करोगे बताओ, यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आप एक सेक्शन इमेजिन कर लोगे, और ये सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा यही आपको निकालना है। तो फिर आप इतना जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट का आप मास निकाल लो, एन एक्स विल बी दैट मास इनटू जी। सोचो कैसे करोगे। एकदम सेम अप्रोच है। तुमको बस ये वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसका मास निकालना है। क्योंकि इसका मास निकाल लोगे तो एन एक्स की जो वैल्यू है वो एम इंटू जी हो जाएगी। चलो,
ये पैराबोलाइड भी एक थ्री डायमेंशनल चीज है, तो यहाँ पे भी कौन सा डेंसिटी डिफाइन होगा, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी डिफाइन होगा। तो इसकी डेंसिटी अगर हम रो नॉट बोले तो इसका मास कितना है m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एक पैराबोलाइड का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड इज 1/2 पाई r स्क्वायर h, है ना, 1/2 इंटू पाई, इसका पूरा रेडियस कैपिटल आर है और ये हो गया इसका h। ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी होगी। अच्छा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो तुम इस k की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ से अगर तुम y की वैल्यू यहाँ तक आ जाओ तो या y की वैल्यू यहाँ से, अगर ये ओरिजिन है तो ये y की वैल्यू कैपिटल H के बराबर होगी, इज इक्वल टू के, और उस समय x कितना होगा, कैपिटल R का स्क्वायर। दैट मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी h/r²। तो आपका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू h/r² इंटू x²। ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन है, आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाबू देखो, हम तुमको हमेशा बोलते हैं कि जब कभी भी हम तुमको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, आप अगर देख देख कर उसको छोड़ेंगे तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे, है ना। मेरे पास ये प्रॉब्लम आया, हम ये सारे स्टेप्स कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत प्रैक्टिस है, सालों से पढ़ा रहे हैं ना, एक्सपीरियंस है काफ़ी। हर बार कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस हम खुद पढ़ते रहते हैं कि चलो कुछ पढ़ाना है। इतने साल से हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, कभी भी मेरे पढ़ाने के तरीके सेम नहीं है। तुम मेरे किसी भी स्टूडेंट से कभी भी पूछ लेना, एक बच्चा जो मेरे से 3 साल पहले किसी बैच में पढ़ा होगा उसको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कराया होगा, एक एक जो करंट बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ बेसिक लेवल पे तो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए कुछ इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस तो कराने ही है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चंस कराए जाए, है ना। तो हम लोग एज अ टीचर खुद मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा क्लास के लिए प्रिपेयर होते रहते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स देखते हैं, अच्छे अच्छे पेपर्स देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं, जो भी क्वेश्चन लगे कि अच्छा इस बुक से ये क्वेश्चन कराया जा सकता है तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं आपको। लेकिन आप सोचते हो कि बस हम एक बार किसी चीज को ऐसे वीडियो में देख लें, पेन कॉपी नहीं चलाएं, हमको आ जाएगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। वो बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप इतने फ्लुएंटली क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, अब फिर यही बात है कि अगर यहाँ का रेडियस r है तो यहाँ का रेडियस तो स्मॉल r होगा। चलो ये हाइट तो x मान लिया, है ना, ये हाइट को तो हम x मान लेते हैं, लेकिन ये रेडियस तो क्या होगा, स्मॉल r होगा। तो ये कैसे निकाला जाएगा बताओ, तुम इसी रिलेशन से निकाल सकते हो। देखो y इज इक्वल टू, जब y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे x, तो ये हो जाएगा h/r², और उस समय x कितना होगा, स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू r² इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h। तो r विल बी मेरे हिसाब से r इंटू √x/h। क्लियर है। ठीक है, चलो तो ये भी r निकल गया। अब तुम इतना का मास कैसे निकालोगे, दिस छोटा वाला मास विल बी इक्वल टू दिस डेंसिटी m डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू पाई इंटू r² इंटू h इंटू ये वाला वॉल्यूम, ये भी 1/2 इंटू पाई इंटू ये छोटा वाला r, तो ये हो जाएगा r² इंटू h/x, सॉरी r² इंटू x/h इंटू 1/2 पाई r² इंटू h इज x। ठीक है, तो क्या क्या कट जाएगा, 1/2 पाई 1/2 पाई कट गया, r² से r² कट गया। ठीक है, तो स्मॉल m की वैल्यू मेरे हिसाब से कैपिटल M इंटू x² डिवाइडेड बाई h² आ गई। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mx इंटू जी, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपका आ जाएगा m इंटू जी इंटू x² बाई h²। देख लो, अच्छे से देख लो। अच्छे से देखो मैंने कैसे कैसे किया है।
ठीक है, देख लो अच्छे से। क्लियर है? आराम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। देखो ये पैराबोलाइड था, अगर आपको ये इसमें दिक्कत है तो हम बता देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पैराबोलाइड, सॉरी, पैराबोलाइड इज 1/2 पाई r स्क्वायर h। जैसे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, वैसे एक पैराबोलाइड का वॉल्यूम 1/2 पाई r स्क्वायर h होता है। इसका मास निकालना था, तो ये यूनिफॉर्म है तो मैंने इसका डेंसिटी निकाल लिया। इसका डेंसिटी इसका मास डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम 1/2 पाई r स्क्वायर इंटू h होगा। तो और इस इतने पार्ट का लिए यही डेंसिटी इंटू इतने पार्ट का वॉल्यूम 1/2 पाई, इसका r ये है, स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर इंटू x/h आएगा, और इसका हाइट जो है वो x है। तो 1/2 कट ही गया, ये सब 1/2 पाई r स्क्वायर ये सब कट गया, x/x x स्क्वायर/h स्क्वायर आ गया। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस एक तरीके के दोनों 3 डायमेंशनल थे, तो हमने वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी लिया और इनको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, है ना। प्रैक्टिस करो एक बार देख के। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे मासेस इस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट में है ना, और मास जो है वो हर बार हाफ होता जा रहा है। मतलब इसका मास m है, इसका मास m/2 है, इसका मास m/4 है, m/8, m/16, m/30, सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस वाले ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। जाहिर सा बात है कि तुम इस ब्लॉक को F0 के फोर्स से इधर प्रेस कर रहे हो, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से उतना ही नॉर्मल रिएक्शन m/2 भी किस पर लगाएगा, m पर। तो m और m/2 के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, m का या m/2 का। तो हम मान लेते हैं मैंने m का बनाया, तो m का बनाया तो इस पर एक फोर्स F0 इधर से लग रहा होगा, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से n लग रहा होगा, प्लस ये पूरा चीज किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट भी कर रहा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F0, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है, तो F0 माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n की वैल्यू तब मिलेगी जब आपको ये एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इस पूरे चीज को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर तुम इस पूरे चीज को अपना एक सिस्टम बना लेते हो, है ना, हम इस पूरे चीज को एक अपना सिस्टम बना ले। थोड़ा देखना, यहाँ पर एक एनालॉजी समझने की कोशिश करना, इसको तुम आराम से लगा सकते हो बहुत जगह, है ना। हम ऐसा मान लेते हैं कि मैंने इस पूरे चीज को अपना एक सिस्टम बना लिया, है ना। तो इस पूरे सिस्टम पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ ये F0 लग रहा है, क्योंकि ये दोनों दो भी जो नॉर्मल रिएक्शंस इनके इनके बीच में मासेस के बीच में लग रहा है, वो सारा तो फिर इंटरनल फोर्स हो जाएगा कि नहीं। पहले तुम इस कॉन्सेप्ट पे समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, है ना। फिजिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम कैसे कंसिडर किया जाए। अगर हम इन सारे मासेस जो इन्फिनिटी तक मासेस जा रहे हैं, इन सारे मासेस को अपना एक सिस्टम बना ले, तो इस सिस्टम मतलब मान लो ये सारे जो मासेस हैं इस बॉक्स के अंदर है, इस ओवल शेप के बॉक्स के अंदर है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ये सब जो लग रहा है, ये सब बॉक्स के अंदर लग रहा है या बॉक्स के बाहर लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो अगर तुम इस पूरे मासेस को अपना एक सिस्टम बना लोगे, तो ये जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस अंदर लग रहे हैं, वो सारे एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। और इंटरनल फोर्सेस कभी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हमको एक्सटर्नल फोर्सेस देखना होता है। इसका मतलब अगर हम इन टोटल मास को ले लें, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, अगर टोटल मास को अपना एक सिस्टम बना लें, तो पूरे सिस्टम पे बस एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर से, वो क्या है, F0। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर सिस्टम बना लिया जाए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स F0 है, दैट विल बी इक्वल टू m टोटल इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी F0 डिवाइडेड बाई m टोटल। अब m टोटल कैसे लिखा जाएगा, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो सब मास को जोड़ देते हैं। तो मास टोटल अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी m
प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/8 प्लस m/16 प्लस सो ऑन, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स में भी इस टाइप का प्रॉब्लम कराया है। ये एक जीपी है, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज जीपी। इनफाइनाइट सीरीज जीपी है ना, तो इन सबका जो सम आएगा वो a अपॉन 1 - r आएगा। a आपका फर्स्ट टर्म है जो कि m होगा, 1 - r होगा कॉमन रेशियो, है ना। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं आप, m/2 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से, है ना। आगे वाले को पीछे वाले टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कॉमन रेशियो अगर निकालोगे तो m/2 इंटू m, कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगा। तो दिस विल बी 1 - 1/2, दिस विल बी m डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इज 2m। इसका मतलब यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप सारे मासेस को जोड़ दें तो टोटल मास जो आएगा आपका वो 2m आएगा। इसको डाल दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो f0 डिवाइडेड बाई 2m आएगा। और इसको उठा के तुम अपने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो दिस विल बी f0 माइनस normal reaction will be equal to m into a naught, this will be f naught divided by 2m। तो m से m कट जाएगा, f naught माइनस n इज इक्वल टू f naught बाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी f naught बाई 2। मतलब इन दोनों मासेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो f naught बाई 2 लग रहा है। ठीक है, सब थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, इजी है, ये कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है कि बहुत सोचना पड़ रहा है, बेसिक सा प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा सा अप्रोच का बात है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाते जाएंगे आपका आपका क्वेश्चंस में अप्रोच क्लियर होता जाएगा कि हमको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। दैट्स इट, इसके अलावा फिर कुछ नहीं है। वो लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम कैसे कंसिडर करते हो, है ना। अगर आप पूरे मासेस को ही अपना एक सिस्टम मान लो तो जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस मासेस के बीच में लग रहे हैं वो सारे आपके इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। और इंटरनल फोर्सेस कभी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इंटरनल फोर्सेस मोशन के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इंटरनल मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपने सिस्टम इस तरीके से चालाकी से एज्यूम कर लिया कि हम सारे मासेस को अपना एक सिस्टम मान लें तो द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज F0 और फोर्स इक्वल टू m इंटू ए कर देना है। लेकिन सब मास को अपना सिस्टम लोगे तो टोटल मास लेना पड़ेगा। अब टोटल मास निकालने के लिए मास तो स्केलर होता है, तो सारे मास को जोड़ देना है। जैसे ही तुम किसी इस चीज को जोड़ोगे तो इसको बोलते हैं जीपी। जीपी उसको बोलते हैं एक ऐसा सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो। तो सबका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और इनफाइनाइट सीरीज जीपी के सम का ये फॉर्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में किए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में किए हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर्स देखो, या आप छोटा बहुत रेफर कर सकते हो, किसी टीचर से पूछ सकते हो, कोई बुक रेफर कर सकते हो कि जीपी क्या होता है। थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दोगे तो ये सारी चीज़ें मैथ्स की समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हो जाते।
बढ़े आगे। चलो, ये देखो, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है ना। रॉड वगैरह, रॉड बोले या बार बोले, ये सब वन डायमेंशनल चीज होती है। इसलिए देखो, तुमको मास के साथ बस इसका लेंथ दिया है। अगर ये टू डायमेंशनल होता तो तुमको कुछ ऐसा डायमेंशन देता जिससे तुम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते, या एरिया दे देता, है ना। अगर ये कोई थ्री डायमेंशनल चीज होता तो मास के साथ तुमको कोई ऐसे डायमेंशंस देते जिससे तुम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे पीछे कोन और पैरेललो पाइप का दिया था, है ना। अरे पैरेलल पाइप बोलते हैं बार बार, पैराबोलाइड का दिया था। ठीक है। तो आपके पास ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। तो सबसे पहला बात तो बाबू देखो, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है तो जीवन बहुत आसान है। आपको इंटीग्रेशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिटरी मेथड से अपना काम चला सकते हैं। आप क्या करोगे, l लेंथ के रॉड का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, फिर जितने भी लेंथ का चाहिए होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको इसमें nx निकालना है, तो nx निकालने के लिए पहले तो आपको कोई सेक्शन मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कहीं x डिस्टेंस दूर पर मैंने यहाँ पे एक सेक्शन काटा। अब इस सेक्शन पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना। तुम ये क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से दो अप्रोचेस लगा सकते हो, या तो ऐसे लगा लो। तो मान लो कि मैंने मैंने इनको अलग अलग कर दिया, है ना। यहाँ से मैंने इसको काट दिया तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अगर तुम इतने पार्ट को देखोगे तो ये वाला फोर्स यहाँ से एफ नॉट लग रहा है, तो अगर तुम यहाँ से एफ नॉट फोर्स लगाओगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पर नॉर्मल रिएक्शन आगे लगाएगा, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पर नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगाएगा। तो आप इस पे एन ऐसे दिखा सकते हो। अगर तुम इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और इस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, है ना। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को दिखा रहे हैं, वर्टिकल में तो mg और नॉर्मल लगेगा, वो मेरा कंसर्न का नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है। अगर हम यहाँ mg लिखते भी हैं, ऊपर नॉर्मल लिखते भी हैं, तो वो दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो उनको हम लिखते नहीं जनरली। अब हम लोग सीख गए बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग उसी डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखेंगे, इक्वेशंस में लिखेंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जहाँ मोशन हो नहीं रहा वहाँ तो अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम है और फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। ये पार्ट तुमको पहले समझ में आया कि नहीं। अगर हमको किसी एक सेक्शन पर नॉर्मल रिएक्शन लगाना है तो तुम ऐसा मान लो कि हम यहाँ पे एक सेक्शन काटे, और इस सेक्शन पे काटे तो ये रॉड दो पार्ट में टूट जाएगा। तो इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पर एक एफ नॉट फोर्स इधर, अब तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को आगे धक्का देगा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन राइट में लगेगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से इस पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट में लगेगा। तो अब तुम अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके बना लो या इसको सॉल्व करके बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो बेटर है इसको लेके बना लेते हैं, इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है। तो अगर यहाँ से अगर हमको n निकालना है, nx निकालना है, दैट विल बी मास ऑफ दिस सेक्शन, इसको m मान लेते हैं, स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो ये पूरे रॉड का एक ही होगा, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम। इस पूरे बॉडी पर सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे रॉड का मास एम है, एफ नॉट इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू एफ नॉट बाई एम। तो ए तो पता चल गया, यानी एम निकालना है। अब कैसे निकालोगे बताओ, मास ऑफ द रॉड कितना है बताओ। मास ऑफ द रॉड आपका कैपिटल एम है, लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड आपका कैपिटल एम है। तो हम क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, वो कितना हो जाएगा, एम बाई एल। यूनिफॉर्म रॉड है ना, मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। तो हमको इतने पार्ट का लेंथ चाहिए, तो इतना पार्ट का लेंथ कितना होगा, एल माइनस एक्स। ये पूरा एल है, ये एक्स है, तो यानी इस स्मॉल एम को हम लिख सकते हैं एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब इसको उठा के पहले वाले में डाल दो, तो एन एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज एफ नॉट बाई एम, तो एम से एम कट जाएगा, दिस विल बी एफ नॉट इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। दिस इज योर आंसर, एफ नॉट इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। सो सिंपल।
ये सारे क्वेश्चंस हम तुमको थोड़ा इसीलिए करा रहे हैं ना, इस रॉड वॉट है बहुत सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन होता क्या है ना, जब भी न्यूटन्स लॉ की बात आती है तो बच्चे हमेशा वेज वाले प्रॉब्लम, पुली वाले प्रॉब्लम, पुली मास वाले प्रॉब्लम करके छोड़ देते हैं, और इस टाइप का कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है कैसे निकाला जाएगा यूनिफॉर्म रॉड में, है ना। क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा अगर इस रॉड को मैंने नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, इसका एक लीनियर मास डेंसिटी दे दिया, है ना। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में हर जगह मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, हो सकता है कि इधर का रॉड भारी हो, आगे का रॉड हल्का हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके के साथ उसका मास जो है वो वैरी कर सकता है। पहले अच्छे से इन दोनों प्रॉब्लम्स को देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, चलो आ ही गया देखो, सेम क्वेश्चन है, एक रॉड है लेंथ एल का, लेकिन इस बार, है ना, लेकिन इस बार ये रॉड जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ना, लेंथ इसका एल है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और आपको एन एक्स निकालना है, सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस के दूरी पर आप फिर एक अपना सेक्शन काट लो, ऐसा काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर दो पार्ट से होगा, चलो पिछली बार इस वाले से किए थे, इस बार इस वाले से कर लो, ताकि तुमको दोनों से लगे कि आंसर सेम ही आता है। पिछले बार ये वाला पार्ट किए थे, इस बार इस वाले पार्ट से कर लेते हो, तो इस वाले पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ नॉट, इधर से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, है ना। इसके मास को आप कुछ एम मान लो कि ये स्मॉल एम है, तो क्या लिखोगे फोर्स का इक्वेशन, एफ नॉट माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात आएगी तो इस पूरे सिस्टम का मास तो कैपिटल एम ही है, तो यानी कि हम एफ नॉट इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम होगा, तो ये भी निकल गया। ये रॉड कैसा भी हो पूरा मास तो एम ही है, और इस बॉडी पर पूरे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट ही लग रहा है, तो एफ नॉट इक्वल टू एम इंटू ए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको ए पता है, हमको एफ नॉट तो गिवन ही है, ये निकालना है, तो ये हमको चाहिए, लेकिन इस बार ये यूनिटरी मेथड से, इस बार ये यूनिटरी मेथड से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि रॉड जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होता तो आप क्या करते, पूरे लेंथ का मास m है तो एक यूनिट लेंथ का इतना है तो इतने लेंथ का इतना है कर लेते, लेकिन वो काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बताओ, हमको इतने पार्ट का लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेते हैं कुछ x डैश लेंथ पे, ठीक है, इसका dx है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से लेंथ का जो मास होगा वो भी क्या होगा, डीएम होगा, तो डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, और लेंथ उस तरीके से वैरी कर रहा है, दिस इज लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l इंटू डी एक्स। जो बच्चे लास्ट वाला लेक्चर देखे होंगे उनको ये बात 100% समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या किए हैं। लास्ट क्लास, पिछले कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 100% समझ में आएगा कि ये मैंने क्या किया। हम आपको बताए थे कि ये लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी मतलब ये खुद मास पर यूनिट लेंथ है, तो आप इसको किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उतने लेंथ का मास आ जाएगा। तो मैंने इसको इस छोटे से लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया, तो इस छोटे से लेंथ dx का जो मास है वो छोटा सा dm है। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, तुमको इतने दूर का मास चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से x, तो यहाँ पे 0 से छोटा m, दिस विल बी m इज इक्वल टू, लैम्डा नॉट को बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेट क्या होगा, 1 + x/l इंटू
dx, 0 से x। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? दिस विल बी 1 इंटू डी एक्स एंड दिस विल बी x बाई एल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से x, इसका भी लिमिट 0 से x। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाहर ले लो, 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा और इसका इंटीग्रेशन x dx का एक्स स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा और लिमिट पुट होगा 0 से x का। पुट करो तो m की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा नॉट, x पुट करोगे तो एग्जैक्टली यही रहेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस x, और माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यही मास आ गया आपका। अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर दो, एफ नॉट माइनस एन इज इक्वल टू मास। मास के जगह आप ये पूरा चीज़ पुट कर सकते हो, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस एक्स इंटू एक्सेलरेशन इज एफ नॉट बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ नॉट माइनस ये पूरा चीज़ लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस एक्स इंटू एफ नॉट बाई आंसर। अब जिस भी x पे चाहिए, मान लो आपसे पूछता कि n l/2 पर लगाइए तो x की वैल्यू l/2 पुट कर देना, तो आपका आंसर जो है वो इससे आ जाएगा। द ओनली डिफरेंस कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो आप यूनिटरी मेथड से भी चीजें कर सकते हैं। पूरे लेंथ का इतना था तो 1 यूनिट का कितना था, तो इतना लेंथ का इतना मास होगा, है ना। लेकिन जब आपके पास चीजें नॉन यूनिफॉर्म होती हैं तो यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशंस करना होता है। अगर आप इंटीग्रेशंस करने में कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से चीज़ों को बना ले जाएंगे। एक बार अच्छे से देख लो। मेरे हिसाब से मैंने आपको कल इसके बारे में, कल इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे रॉड बस वर्टिकल था, है ना। बस आज उसी रॉड को हॉरिजॉन्टल कर दिया है और इस पर कोई फोर्स वगैरह लगा दिया है, बस आपको वैसे चीज़ों का ये करना है। एक बार इसको अच्छे से देख लो। मेरे हिसाब से आप कल का क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको ये वाले चीज़ समझ में दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तक, है ना, ये चाहिए सारी चीज़ें तो आप सीख गए। यहाँ पे देखो आपके पास एक सीलिंग है, सीलिंग से एक रस्सी लटका हुआ है, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इससे नीचे आपने एक मास m लटकाया है। आपको यहाँ पे टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन x निकालना है, तो सेम चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि इस स्ट्रिंग के पास मास है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस बनाते थे उसमें स्ट्रिंग या रोप के पास आप मास को कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में भी आया हुआ है ना, एग्जैक्टली ये नहीं, लेकिन मास स्ट्रिंग वाले का, है ना, एक ऐसा स्ट्रिंग या रूप जिसके पास मास हो, उसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा इजी है, बस थोड़ा समझना है कि कैसे करेंगे। पहले बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप हमको किसी भी एक एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन लग रहा है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर ये मासलेस स्ट्रिंग होता, क्योंकि अगर ये मासलेस स्ट्रिंग होता तो उसके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक किसी भी पॉइंट का टेंशन तो सेम ही होता, आप डायरेक्टली T = mg बोल देते,
है ना। लेकिन क्योंकि इस स्ट्रिंग के पास मास है तो इसमें हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अलग। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के पास मास है तो यहाँ का टेंशन इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ यहाँ का जो टेंशन है वो कांस्टेंट नहीं। अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो टेंशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा भाई, देखो बहुत इजी है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रिंग को काट रहे हैं। तो टेंशन कैसे लगता है, टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर रस्सी के तरफ लगता है। तो ये हो गया आपका टेंशन, दिस इज योर टीएक्स। ठीक है, तो ये टेंशन उतना ही लगेगा जितना इतने नीचे पार्ट का वेट होगा, क्योंकि है तो सारी चीजें इक्विलिब्रियम में, है ना। ये पूरा मास एक्सेलरेट वगैरह तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें रेस्ट पर पड़ी हुई हैं। तो किसी भी सेक्शन पे ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस। इसका मतलब टीएक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली इस पूरे के मास को, इस पूरे के मास को हम मान लो हम एम टी बोल देते हैं, दिस विल बी एम टी इंटू जी। इस पूरे के मास को हम एम टी बोल देते हैं, जैसे एम टी मतलब एम टोटल, जिसमें ये इस बॉडी का भी मास आएगा और इतना रस्सी जो यहाँ पर है इस रस्सी का भी मास आएगा। ठीक है, वो आपको निकालना है ना। तो यानी सिंपल सा बात है, जी तो पता ही है, टी एक्स निकालना ही है, एम टी चाहिए। तो एम टी में क्या क्या आएगा, एम टी में ये कैपिटल एम भी आएगा प्लस ये मास ऑफ दिस स्ट्रिंग आएगा, है ना। ये इतना पार्ट हम इसको मान लेते हैं कुछ एम एस, इतने स्ट्रिंग के मास को हम एम एस मान लेते हैं, तो ये एम एस आएगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एल, और इस पूरे स्ट्रिंग का मास कितना है, एम। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, बोलो, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि कितना हो जाएगा, एम बाई एल, है ना। पूरे स्ट्रिंग का लेंथ एल है, पूरे स्ट्रिंग का मास एम है और यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना है ना। तो एम बाई एल हो गया। तो इस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो एम एस की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू एक्स बाई एल। पुट कर दो, तो एम टोटल विल बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम इंटू एक्स बाई एल। बोलो क्लियर है। तो टी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम टी इंटू जी। तो एम आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, दिस इज 1 + x/l इंटू जी। तो दिस विल बी एम जी इंटू 1 + x/l, दिस इज योर आंसर। वन प्लस एक्स बाई, है ना। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि स्ट्रिंग के पास मास है तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं ना, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ कर जाते एग्जाम में, वो पैनिक कर जाते हैं, अरे हम तो सारा क्वेश्चन ऐसा बनाते थे जिसमें स्ट्रिंग के पास मास नहीं होता था, तो बड़ा आसान रहता था कि टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम ही रहता था एक स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ पे तो इस रस्सी के पास मास आ गया तो कैसे निकालेंगे। अरे कॉमन सेंस है, आपको यहाँ से किसी भी एक सेक्शन पे टी एक्स निकालना है। टेंशन के बारे में एक बात मैंने आपको हमेशा बताया है कि इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। तो टी एक्स का डायरेक्शन ऊपर होगा। अब ये सारी चीजें रेस्ट पे हैं, सारी चीजें रेस्ट पे हैं तो फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो इस टीएक्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितना इसके नीचे वाला पार्ट का क्या होगा, वेट होगा, है ना। यानी इस पूरे पार्ट का हमको क्या निकालना है, वेट, और वेट एम जी होता है, तो इस पूरे पार्ट का मास निकालना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस होता तो सिर्फ मास क्या लगता है, एम जी, है ना। लेकिन क्योंकि इस स्ट्रिंग के पास मास है तो टोटल मास, मास ऑफ दिस ब्लॉक प्लस मास ऑफ दिस इतना स्ट्रिंग भी है, तो बस निकाल लिया। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन देखो, सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है। आपके पास यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट जैसा है, उससे एक आपने एक रस्सी लटका दिया नीचे, यूनिफॉर्म है, मास ऑफ द स्ट्रिंग एम एस है, मास ऑफ द स्ट्रिंग टोटल कितना है एम एस, और इसका लेंथ कितना है एल। आपको फिर टी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? टी एक्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। तो अगर ये एक्स है तो यहाँ से स्ट्रिंग को काटिए, तो यहाँ से ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज टी एक्स, है ना। अब लेकिन एक पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि पिछला क्वेश्चन इक्वली मतलब रेस्ट पर था, लेकिन इस बार आप इस पूरे चीज को ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं। जब पूरा चीज ही ए नॉट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जब पूरा चीज ही ए नॉट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये मास भी जाएगा, ये रस्सी भी जाएगा, ये वाला भी रस्सी, पूरा पूरा सिस्टम ही ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा है। हेलो, हाँ बोलो। एक बार निधि के ड्रॉवर में देख लो। नहीं, वार्डरोब, वार्डरोब बारे में। ठीक है, जिसमें वॉच रहता है। सॉरी, है ना। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तो बस टेंशन चाहिए। तो तुम बताओ कि इतने वाले पार्ट पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है ना। तुम इतने पार्ट को बस देखो, इतने पार्ट को यहाँ पे है, और ये आपका नीचे यहाँ एक मास लटका हुआ है, बस इतने पार्ट को देखो। इतने पार्ट का मास यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का मास कुछ एम डैश है, तो इसका ग्रेविटी नीचे एम डैश जी लगेगा। ये मास एम जी है, इसका ग्रेविटी नीचे लगेगा। यहाँ पे एक टेंशन ऊपर लग रहा है टी एक्स, और ये पूरा सिस्टम ऊपर ए नॉट के ए के एक्सेलरेशन से या ए नॉट के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। दैट्स इट। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे? ये फोर्स नीचे है, टी एक्स ऊपर है, तो टी एक्स बड़ा होगा। टी एक्स माइनस एम डैश इंटू जी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट में ये टोटल मास आएगा एम प्लस एम डैश, दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट। ये इक्वेशन लिख लिया, काम खत्म। पूरा का पूरा चीज ही ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इतना पार्ट भी ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो इतने पार्ट का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। इसका मास m है, तो ग्रेविटी नीचे लगेगा एम जी। इसके मास को मैंने, इतने पार्ट के रस्सी के मास को मैंने एम डैश मान लिया, तो इस पर भी ग्रेविटी लगेगा एम डैश इंटू जी नीचे। जिसके पास मास है उसको ग्रेविटी तो खींचेगा ही ना। यहाँ पे टेंशन एक ऊपर लग रहा है टी एक्स, और ये पूरा चीज ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है तो तुम बता दो, नहीं लग रहा। तो क्या लिखोगे? टी एक्स माइनस एम डैश जी माइनस एम जी। अब ये तुमको बस क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट ओनली एम डैश। तो जो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, तो एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। तो टी एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ से जी कॉमन ले लो, तो एम प्लस एम डैश विल बी एम एस बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एम एस बाई एल इंटू एक्स इंटू ए नॉट। तो ये उधर चला जाएगा। तो टी एक्स की वैल्यू इज एम प्लस एम एस बाई एल इंटू एक्स, ये कॉमन ले लो, और मेरे हिसाब से ये जी प्लस ए नॉट आ जाएगा। दैट इज, देख लो। देख लो, अच्छे से देख लो। बहुत इजी है, बस तुम वेरिएबल मास को देख के या स्ट्रिंग के पास मास है इसको देख करके तुम क्वेश्चन ना बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम तुमको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो, अच्छे से देखो।
चलो इधर आओ, ये देखो। आपके पास एक रस्सी ऐसे लटका हुआ है ना, दिस इज ये टाइट है ना, इसमें टेंशन रहेगा ऐसा सम। देखो होगा क्या ना, अगर कोई रस्सी ऐसा है तो इसके पास खुद मास है, तो ये अपने वजन के कारण भी टाइट हो सकता है ना। तो ये टाइट रोप है, इसलिए ये मत सोचो कि मास नहीं लटका हुआ है तो टाइट कैसे रहेगा। वो उसके लिए कंडीशन रहता है जो स्ट्रिंग मासलेस आप मानते हैं, है ना। यहाँ पे तो इसके पास खुद वजन है, तो वजन अगर है तो अपने वजन के कारण ग्रेविटी तो एक नीचे फोर्स लगेगा, तो ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका ये पूरा सिस्टम ऊपर ए नॉट के एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेकिन इस बार ये जो रोप है इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिटरी मेथड काम नहीं करेगा। आपको मास निकालने के लिए इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी तो फिर आपको निकालना टी एक्स ही है बाबू। तो हम यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट फिर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगा टी एक्स, और यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा नीचे। इसके मास को हम एम स्मॉल एम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो एम जी लगेगा। तो इतने रस्सी के हिस्से पे टी एक्स ऊपर एम जी नीचे, और ये पूरा सिस्टम ही ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो ये भी ए नॉट से ऊपर जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बताओ, टी एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। तो टी एक्स की वैल्यू एम जी प्लस ए नॉट आ जाएगा। तो जी प्लस ए नॉट आ जाएगा। तो मेन बात है अब ये एम निकालना, एम कैसे निकालोगे, है ना। तो हम फिर यहाँ से क्या करेंगे बताओ, हम यहाँ से एक डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक्स डैश डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, डी एक्स डैश। और इस छोटे से एलिमेंट का मास भी छोटा सा होगा, डी एम। तो हम डी एम को कैसे लिखेंगे, ये तो खुद मास पर यूनिट लेंथ होगा, दिस विल बी के एक्स इंटू डी एक्स, और बस इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट। तुमको यहाँ से यहाँ तक का मास चाहिए, तो जीरो से एक्स तक का मास चाहिए, तो m विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू। एम विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू जी प्लस ए नॉट। के कांस्टेंट है, कि ये गिवन कांस्टेंट है क्वेश्चन में, दिस इज द कांस्टेंट गिवन, है ना। हो टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। जैसे लैम्डा एक्स इक्वल टू टू एक्स है, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका लीनियर मास डेंसिटी बढ़ता जाएगा, मतलब रोप जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू नीचे। दैट्स इट, हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छे से देख लो, कुछ तो नहीं करना है। सिंपल मास था तो यूनिटरी मेथड लगा लिया, वेरिएबल मास है तो मास इंटीग्रेशन करके निकाल लिया, और क्या। अगर हम इसमें एक मास नीचे एम लटका भी देते तो क्या फर्क पड़ता, इतना मास जितना तुम निकाल ले इस रस्सी का, उसमें बस वो मास जुड़ जाता। सेम चीज में अगर हम एक यहाँ मास ऐसे लटका भी दे, कि भाई यहाँ एक मास लटका दिया एम बी इंटू जी, तो इस रस्सी का इतना मास तो इंटीग्रेट करके निकल ही गया, तो बस यहाँ पर टोटल मास आ जाता, और यहाँ पे भी टोटल मास आ जाता सेम इसकी तरह। कुछ नहीं होता, इस टोटल मास में यहाँ टोटल मास लिखते तो m इंटू ए नॉट के साथ साथ हम एम बी इंट एम प्लस एम बी इंटू ए नॉट लिखते, और यहाँ पे भी t माइनस एम जी गया, t माइनस एम जी माइनस एम बी जी लिखते। बस यही फर्क आता, तुम्हारा फाइनल आंसर पता है, g प्लस ए नॉट के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एम बी आता है एक अलग से, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ नीचे एक एम बी लटका भी देते तो आपका आंसर आता के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एम बी इंटू जी प्लस ए नॉट। if mb mass was suspended through string, if mb mass was suspended through string, तो भी आप यही काम करते हैं, देख लो अच्छे से।
ठीक है, तुम चाहो तो इस के की वैल्यू निकाल भी सकते हो। तुम पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो तो तुमको टोटल मास तो फिर तुमको पता ही है कि एम होगा। तो उस टाइप से अगर तुमको टोटल मास दिया रहे कि इस टोटल मास एम है, तो तुम पूरा इंटीग्रेट करके के की वैल्यू निकाल भी सकते हो। नहीं तो तुम इतने पे छोड़ दो, अगर क्वेश्चन में गिवन के कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपके पास चीज़ें यूनिफॉर्म हैं तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो, और अगर आपके पास चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। आपके पास एक सपो फिक्स्ड है, यहाँ पे चीज़ें फिक्स सपोर्ट है। ये पूरा सपोर्ट ऊपर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक रस्सी है लेंथ 1 मीटर, और ये वाला रस्सी मासलेस है, इस पर कोई मास नहीं है। इसका मतलब इसमें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का टेंशन सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर बीच में एक 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर एक रस्सी है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ दिया है। देखो मास पर यूनिट लेंथ केजी पर मीटर 0.2 दिया गया है, और नीचे एक 2 kg का मास लटका हुआ है। तो टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर एंड द अपर वायर, है ना, मतलब आपको इन दोनों जगह टेंशन चाहिए। इस जगह पे टेंशन चाहिए T1 T2। मैंने आपको सिखा दिया है, हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट आप इसको कैलकुलेट करके बताओ, है ना। ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है ना, काफ़ी पहले, रिसेंट ईयर्स में नहीं लेकिन काफ़ी पहले ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम तुमको पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा रहे थे, उसके मदद से आप ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं, है ना। आपको इंटीग्रेशन वगैरह भी करने का जरूरत नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म मास है। मिड वे बोल रहा है ना, यहाँ पे 1 मीटर है, तो यहाँ से इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो दिस विल बी 0.5 मीटर। अच्छा, इसमें तुम इस पॉइंट का टेंशन निकाल लो या इस पॉइंट का टेंशन निकाल लो, वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप टेंशन ऐसे T2 निकाल लो, यहाँ पे टेंशन आप ऐसे T1 निकाल लो। ट्राई करो ट्राई करो। हेलो, नीचे भिजवा दीजिए ना, ऑनलाइन क्लास में। ठीक। अपना भी लेते ही आइएगा। अगर इसका यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ना, अगर इसका यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है और इसका मास पर यूनिट लेंथ 0.2 kg पर मीटर है, और ये 1 मीटर है, इसका मतलब इसका टोटल जो लेंथ मास है वो 0.2 kg है। ये वाले मास, इस स्ट्रिंग का मास, टोटल मास कितना है, 0.2 kg है।
0.2 kg पर मीटर। 1 मीटर का मास 0.2 kg है, और ये 1 मीटर है ही, तो इसका मास 0.2 kg हो गया। तो ये T2 तो बहुत आसान है। T2 के लिए तो आपको कुछ नहीं करना। T2 के लिए ये नीचे टोटल वेट लगेगा, तो टोटल वेट कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और ये 2, 5.2 G। इसका मतलब T2 की वैल्यू जो है वो 52 न्यूटन है। ये तो एक लाइन का आंसर है। इसमें मिड वे का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। जितना टेंशन इस पॉइंट पे लगेगा उतना ही टेंशन यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर लगेगा, क्योंकि उस रस्सी के पास कोई मास नहीं है। तो उसके मिड वे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, आप डायरेक्टली एक लाइन में ही बना सकते हो। यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? जितना इस पूरे नीचे का वेट लगेगा। नीचे में वेट क्या क्या है? 3 + 2 5 kg हो गया, और ये पूरे लेंथ का स्ट्रिंग 0.2 kg हो गया। तो 5.2 kg, 5.2 G, है ना? तो टेंशन 52 न्यूटन आ गया। तो T2 की वैल्यू तो एक लाइन में बन गई। अब T1 की वैल्यू निकालनी है आपको। मिड वे निकालना है, तो मिड वे निकालना है तो मिड वे में तो बस इतनी ही चीजें आएंगी मेरे हिसाब से बाबू। मिड वे में तो इतनी ही चीजें आएंगी बस। ये होगा 0.5 मीटर, है ना? मिड वे में है तो ये आपका कितना हो गया? 0.5 मीटर हो गया। पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ का, पूरे इस रस्सी का वजन 0.2 kg है, तो आधा का मास कितना होगा? 0.1 kg। इसका मास कितना है? 2। तो इसका और यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। ओके, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा ऊपर भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ऊपर भी तो एक्सेलरेट कर रहा है 0.2 से। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? इसका एक नीचे लगेगा 2G, इसका क्या नीचे लगेगा? 0.1G, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 0.2 से। तो हम क्या लिखेंगे? T1 - 2G। T1 - 2G, 2G is 20, minus 0.1G, 0.1 into 10 is 1, is equal to mass into acceleration. Total mass कितना होगा? 2 plus 0.1 is 2.1 into acceleration is 0.2. तो T1 - 21 is equal to 2.1 into 0.2, 0.42। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 21.42 न्यूटन, है ना? और ऊपर वाले में, सॉरी, तो ऊपर वाले में तो यहाँ पे लगेगा T2, और यहाँ पे टोटल मास नीचे लगेगा कितना? ये 3 2 5, और ये 5.2G, और साथ साथ में ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T माइनस 5.2G इज 5.2 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.2, वहां से इंटू एक्सेलरेशन। अरे यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे टेंशन तो सेम ही रहेगा, है ना? मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पिछले बार मैंने बस इक्विलिब्रियम लगा दिया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? T - 52, ये हो जाएगा कितना बाबू? 52 का डबल करेंगे तो आएगा 104, ये हो जाएगा 1.04। तो T की वैल्यू आ जाएगी 53.04 न्यूटन्स। आंसर सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाले ये क्वेश्चंस कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, मिड पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला मासलेस है। अगर ये मासलेस है तो इसके यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट का टेंशन सेम ही रहेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, जो काम पीछे कर रहे थे वो काम यहाँ कर रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, बना लो। अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये ट्राई करना है। आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस पे इधर एक फोर्स एफ नॉट लगा है, इधर सेंटर पे एक फोर्स एफ नॉट लगा है और इधर एक फोर्स 3 एफ नॉट लगा है। ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो आपको इसका टी एक्स वर्सेज एक्स ग्राफ बनाना है। मतलब आपको ये बताना है कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हर एक जगह पर जा रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, आपको वो ग्राफ से बनाना है। तो ग्राफ तो आप तब बना पाएंगे जब आपके पास एक्सप्रेशंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पूरे रॉड पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये एफ नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, दिस विल बी 3 एफ नॉट डिवाइडेड बाई, मास नहीं दिया, मास ले लो, ये टोटल मास एम है, 3 एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम, ए नॉट तो निकल गया। अब हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे देखो इस रॉड को दो पार्ट में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो पहला पार्ट अगर हम तोड़ें तो जीरो से लेंथ एक्स लेंथ तक ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस दूर, यहाँ पे हम यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर हम एक सेक्शन ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूर हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टेंशन। कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे टेंशन, बताओ। इतने पार्ट को, इतने पार्ट को अगर तुम पकड़ कर खींचोगे तो इस वाले सेक्शन पे भी, इस वाले सेक्शन पे, यह वाला जो सेक्शन है इस पर ये इसको इधर खींचेगा तो इस पर ये टेंशन इस तरफ लगेगा। अच्छे से देखो, अगर तुम इस वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इतने पार्ट का, तो इस पर एक फोर्स इधर लगा एफ नॉट, है ना। और टेंशन किधर लगेगा, राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा, बस इतना बताओ हमको। बताओ टेंशन किधर लगेगा, राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा। अरे देखो इस फोर्स को देखा करो, ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को अपने तरफ इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे फोर्स इधर लगाएगा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे फोर्स इधर लगाएगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन सोच रहे थे ना, वैसे ही टेंशन सोचो। तो ये टी एक्स है, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो यहाँ से एक्स है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके पूरा का पूरा जो मास है वो एल है और पूरा जो लेंथ है वो कितना है 12। तो मास पर यूनिट लेंथ एम बाई 12 आएगा। तो इसका इसका मास कितना आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा एम बाई 12 इंटू एक्स। अब इक्वेशन लिखो और ये पूरा चीज इधर जा रहा है राइट वर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 एफ नॉट बाई एम। तो क्या लिखोगे, टी एक्स माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू मास, मास इज एम इंटू एक्स बाई 12 इंटू एक्सेलरेशन इज 3 एफ नॉट बाई एम। तो एम से एम कट जाएगा, टी एक्स माइनस एफ नॉट, अच्छा इसीलिए एम नहीं दिया था, ठीक है। 3 एफ नॉट एक्स बाई 12, तो टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट प्लस 3 एफ नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 12। अगर कंपेयर करो, दिस इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। टी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है वर्सेज एक्स, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, बाकी 3 एफ नॉट 12 एफ नॉट ये सब तो कांस्टेंट है। तो एक्स का कोएफिशिएंट है तो ये स्लोप है, मतलब इसका जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो 3 एफ नॉट बाई 12 आएगी। और जो वाई इंटरसेप्ट है वो एफ नॉट है ना। ये पार्ट, ये वाला इक्वेशन वैलिड है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल तक के लिए। मैंने इतने पार्ट का ही एनालिसिस किया है। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा बनाओगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ से एक सेक्शन खींच लेते हैं। ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू एल है। y इंटरसेप्ट कितना है, एफ नॉट, एफ नॉट। और उसके बाद ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से बढ़ बढ़ के यहाँ तक जाएगा। x इक्वल टू एल पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू l पुट कर दो। तो 3 एफ नॉट बाई एल बाई 2, एल एल कट जाएगा, 3 एफ नॉट बाई 2 प्लस एफ नॉट, मतलब डेढ़ में एक जुटेगा तो 2.5 5 एफ नॉट एल बाई 2।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5F0/12। यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं इसके इस हिस्से में। सेकंड वाले हिस्से में कितना फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, टेंशन। तो अब तुम सेक्शन कैसे भी ले सकते हो, अब तुम सेक्शन यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हो, इधर से इधर भी ले सकते हो। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अब मेरा जो एल है वो एक्स से लेकर के 12 तक जाएगा। तो अब हम सेक्शन अगर लेंगे तो हम इस पॉइंट से एक सेक्शन लेते हैं एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, ऐसा। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे भाई, बताओ। बताओ, जैसे हम ये एक्सप्रेशन निकाले वैसे तुम ये एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो। इस वाले पार्ट पे एक फोर्स F0 ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ले रहे हो तो इस पार्ट से ऐसे धक्का दोगे तो ये वाला फोर्स इस वाले पार्ट को धक्का इधर देगा, तो ये इस पे धक्का इधर देगा, तो ये आपका लगेगा TX। ये पूरा इधर एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3F0/m, और इसका हिस्सा भी यहाँ से x होगा। क्या लिखोगे, F0 - TX इज इक्वल टू इतने पार्ट का लेंथ, तो वही m/12 × x ही होगा, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म है तो हर x मीटर का लेंथ मास तो उतना ही होगा, इंटू एक्सेलरेशन विल बी 3F0/m। तो m से m काट दो, तो दिस विल बी F0 - TX इज इक्वल टू 3F0/2L × x। तो इस बार TX जो है वो F0 - 3F0/2L × x आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम जैसे x की वैल्यू L पुट करते हो तो सडनली टेंशन ड्रॉप हो जा रहा है। देखो यहाँ पर F0 की वैल्यू माइनस ऑफ, तुम 3F0 × L/12 करोगे तो ये कट जाएगा, दिस विल बी F0 - 3F0/12। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ F0 / 12। ये तो -½ आ गया इधर, नहीं 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 कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है बाबू, एक मिनट मेरे को ध्यान से देखने दो, ध्यान से मेरे को देखने दो। एक यूनिफॉर्म रॉड है, पहले वाले पार्ट का हो गया, अब हमको इस वाले पार्ट के लिए बनाना है। मैंने 0 से L तक के लिए ग्राफ बना लिया है, अब हमको L से 12 तक के लिए ग्राफ चाहिए। ठीक है, सोचो एक बार कैसे बनाओगे। हम्म, ऐसे लेंगे सेक्शन आगे।
एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ही कुछ एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक सेक्शन ऐसे ले लें, तो इतने पार्ट का अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो इतने पार्ट को अगर हम अलग से बनाएं, तो यहाँ पर एक फोर्स एफ नॉट लगा। सही तो पिछले बार भी किया था, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे फोर्स एक एफ नॉट लगेगा, फिर एक एक्स इज इक्वल टू एल आएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स एफ नॉट ऐसे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टेंशन टी एक्स ऐसे लगेगा मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल करेंगे, तो इधर मूव कराने के लिए एक फोर्स जो चाहिए ही, और ये पूरा इधर मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3f0 बाई। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ से लिखोगे टी एक्स माइनस एफ नॉट प्लस एफ नॉट इज इक्वल टू इतना पार्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप तो इसको लिखोगे, ये पूरा मास तो हो जाएगा m/12 इंटू एक्स इंटू 3f0/2m, 3f0/m। तो ये तो कट गया, तो टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, m से m कट जाएगा, 3f0x/2l, 3f0x/2l। डायरेक्टली हम इधर एक सेक्शन ले लिए। अब अगर हम x की वैल्यू इसमें l पुट करते हैं, तो t x की वैल्यू आ जाएगी 3f0 डिवाइडेड बाई टेल। एल पुट करोगे तो एल से एल कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक सडन वैल्यू का ड्रॉप हो रहा है ना। ये 5 है, ये कहीं यहाँ पे सडन ड्रॉप हो रहा है। और x की वैल्यू फिर 12 पुट करोगे, t एट 12, तो दिस विल बी 3f0 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, तो 12 ये डायरेक्टली 3f0 हो जाएगा, जो कि सही भी है, देखो मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एग्जैक्ट, यहाँ से यहाँ तक कुछ आपका ऐसे मैच कर जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी 3f0/12, और ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर आएगा ऐसे, दिस वैल्यू विल बी 3f0। मैच भी कर रहा है, देखो ना। यहाँ पे फोर्स 3f0 है, यहाँ पे टेंशन निकालोगे तो 3f0, और इधर f0, तो 3f0 आ जाएगा। सही है। वो पिछले बार कहीं मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, अच्छे से इसको देख लो, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है बाबू, इस समझने वाला नहीं है, कुछ ग्राफ वगैरह बनाना है तो आपको एक्सप्रेशंस चाहिए थे। देखो आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड था, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे थे, और ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, तो ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब मोशन में लेकर आएंगे। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा, 3f0 राइट में, f0 भी राइट में, तो 4f0, फिर f0 पीछे, तो 3f0। तो एक्सेलरेशन तो 3f0/m हो गया, f इक्वल टू ma से। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले आधे पार्ट में टेंशन किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पर एक सेक्शन ले लिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इस वाले पार्ट का लेंथ x है, यहाँ पे फोर्स f0 लगा, यहाँ पे टेंशन आगे लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पूरा चीज इधर जा रहा है तो इधर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो टी एक्स माइनस एफ नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पूरे रॉड का मास m है, और इस पूरे रॉड का लेंथ 12 है, तो मास पर यूनिट लेंथ m/12 होगा। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/12 इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन 3f0/m। तो यहाँ से टेंशन का एक इक्वेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट कब तक वैलिड है, पहले सेक्शन में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक के लिए वैलिड है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली एक सेक्शन यहाँ से इस जगह पर ले ले, तो यहाँ से अब ये पूरा डिस्टेंस हो गया x, है ना। तो इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स f0 लगा, फिर बीच में एक फोर्स f0 आगे लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन tx लग रहा है। ये f0 तो कैंसिल ही हो गया, बचा tx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतने पूरे का मास कितना होगा, ये भी लेंथ अगर x है, तो इसका लेंथ m/12 इंटू एक्स ही होगा, इंटू 3f0/m। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू l पुट करते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3f0/2। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो सडनली ड्रॉप कर जा रही है, मतलब 5/2f0 से डायरेक्टली हो जा रही है 3f0 यहाँ l नहीं आएगा बाबू,
ये वैल्यू है ना 5f0/2 और इधर 3f0/2 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप एल पुट कर रहे हैं ना, एल पुट कर रहे हैं तो एल एल कट जाएगा। हाँ, तो 5f0/2, 3f0/2 और ये f0, तो सडनली यहाँ पे टेंशन ड्रॉप हो जा रहा है। उसके बाद फिर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। कब तक इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे 12 है, आप यहाँ पे 12 पुट कर दो तो 12 से 12 कट जाएगा, 3f0 आएगा, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू एल पे टेंशन की वैल्यू सडनली इसलिए डिक्रीज हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक f0 फोर्स ऐसा लग जा रहा है राइट के डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग सेक्शंस पे चीज़ों को लेकर बनाया जाता है। ये आप इंजीनियरिंग वगैरह में काफ़ी सीखेंगे ना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर आप अलग अलग सेक्शंस पर लेकर करते हैं। आपको कब कब सेक्शन बदलना पड़ता है हम बताते हैं। जैसे तुम इस जगह से चले, इस जगह से चलते चलते अगर बीच में कहीं पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो तुम डायरेक्टली एक ही सेक्शन लेकर बनाते, तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपको हर बार अपना एक नया सेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। हर बार आपको एक नया सेक्शन लेना पड़ेगा, कब, जब जब बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा। तो यहाँ से चलते चलते अगर बीच में ये एफ नहीं लगा होता तो तुम एक ही बार एक्सप्रेशन निकालते, वो पूरे यहाँ से यहाँ के लिए वैलिड होता। लेकिन क्योंकि बीच में यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है तो आपको अपने सेक्शंस लेने पड़ेंगे। एक बार यहाँ से उस पॉइंट तक जहाँ तक बीच में कोई फोर्स नहीं लगे, फिर बीच में फोर्स लग गया तो उसके बाद फिर यहाँ, फिर वहां से उस पॉइंट तक का एक सेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा बीच में। तो यहाँ के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में एक फोर्स लग गया। अगर ये बीच में ये फोर्स नहीं लगा होता ना तो आप एक ही सेक्शन लेते, वो पूरे यहाँ से यहाँ के लिए वैलिड होता, आपको दो बार इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि बीच में एक फोर्स लग गया तो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फोर्स लगने से पहले और एक फोर्स लगने के बाद में, इसलिए मैंने दो सेक्शन लिया, एक बार यहाँ से एक्स लिया इस वाले फोर्स से पहले और एक बार इस फोर्स के बाद में, है ना। थोड़ा अच्छा वैरायटी है ना, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का है, आ सकता है क्वेश्चंस। थोड़े अनकॉमन है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछा जा सकता है। सिमिलरली ये तुम्हारा क्वेश्चन है होमवर्क, इसको थोड़ा ट्राई करना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने खाली फोर्सेस बदल दिए, इधर f0 लग रहा है, इधर f0 लग रहा है और बीच में 4f0 लग रहा है। सेम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ट्राई करना और इसका ग्राफ तुम मेरे को बताना कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इस तरीके से लेके ट्राई करो। हम बना लेंगे तो तुम नहीं सीखोगे। इसके बेसिस पर यहाँ पे भी क्या करोगे, दो सेक्शंस लोगे, यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई फोर्स नहीं है तो एक सेक्शन इधर लग लेना, फिर बीच में एक फोर्स लग रहा है तो एक इस फोर्स के बाद में सेक्शन रख लेना। सिमिलरली एग्जैक्टली वैसे ही बनाओगे, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, दो सेक्शंस लेना, एक बार एक्स डिस्टेंस यहाँ पे, एक बार एक्स डिस्टेंस इस फोर्स के बाद यहाँ पर कहीं, दो पार्ट में आ जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो दिस इज डिसकंटिन्यूअस कर्व, है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ब्रेकेज है ग्राफ में, कहाँ पर, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एल। देख लो, अब एक बार अच्छे से देख लो, तुमको कोई डाउट है तो प्लीज कर लो, है ना, नहीं तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ये होमवर्क क्वेश्चन को तुम जरूर ट्राई करना, है ना, इस क्वेश्चन को तुम जरूर ट्राई करना। ये अलग क्वेश्चन है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है लेकिन ये अलग क्वेश्चन है। इसको तुम, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई करना, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए नहीं बना रहे, एग्जैक्टली सेम है बाबू, बस फोर्सेस बदल दिए। यहाँ f0 था, बीच में f0 था, यहाँ 3f0 था, यहाँ f0 इधर है, f0 इधर है, बीच में 4f0 है, तो नेट एक्सेलरेशन तो निकल ही जाएगा, ये f0 इस f0 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, 4f0, है ना। और लेंथ जो है वो इसका 12 है और इसके मास को m मान लो, तो एक्सेलरेशन तो इसका भी आ जाएगा 4f0 डिवाइडेड बाई m,
4F0 डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई फोर्स नहीं है, एक सेक्शन इधर ले लेना, फिर बीच में एक फोर्स लग गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है तो एक सेक्शन फिर इधर ले लेना, दो सेक्शन लोगे, इसकी तरह आपका आंसर आ जाएगा। है ना, एक बार अच्छे से देखो, देख लो बाबू, देखो 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 क्या करना है। ठीक है, ठीक है, बना ही लिया जाए क्या? हम्म, कि तुम ट्राई करके आओगे? चलो बना ही लिया जाए। ठीक है, आओ इस प्रॉब्लम को इधर ले लेते हैं। आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ताकि तुमको एक क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है ये। आपको सेक्शंस वेक्शंस लेके अभी ये सब चीज़ें आती नहीं है, इंजीनियरिंग कर लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, ये फोर्स F0 है, इधर एक F0 है और एक बीच में इधर लग रहा है 4F0। दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू L, दिस इज x इज इक्वल टू 2L। ठीक है, ऐसे यही है ना, F0 बीच में 4F0। ठीक है, और इसका मास जो है वो m है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रॉड यूनिफॉर्म है, तो मास ऑफ द रॉड क्या हो गया, m। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका वही करना है, tx वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम तुमको क्या सिखाया बताओ, कितने सेक्शंस लेने पड़ेंगे? यहाँ पर एक फोर्स लगा, फिर बीच में यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो एक सेक्शन इधर, फिर फोर्स लग गया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो एक सेक्शन इधर, तो दो सेक्शन लेंगे। तो हम यहाँ पर पहला सेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये F0 है, ये F0 है और ये शायद 4F0 है। तो ये F0 तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स लगा 4F0 डिवाइडेड बाई मास m। तो इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो 4F0 डिवाइडेड बाई मास m हो गया। अब यहाँ से तुम एक सेक्शन ले लो x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो तुम इतने पार्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो तुमको क्या क्या दिखेगा बताओ? इधर एक फोर्स F0 दिखेगा, दिखा। इधर एक फोर्स F0 दिखेगा और इधर एक टेंशन Tx दिखेगा, ये पूरा चीज इधर ही मूव कर रहा है। तो लिखोगे Tx माइनस F0 इज इक्वल टू इसका मास पर यूनिट लेंथ m/2l आ जाएगा। तो x पार्ट का लेंथ हो जाएगा m/2l इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन इज 4F0 डिवाइडेड बाई m, तो m से m कट जाएगा। तो Tx विल बी इक्वल टू F0 प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2F0 इंटू एक्स बाई एल। चलो ग्राफ बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टेंशन कितना बचेगा, F0, मतलब यहाँ से चालू होगा और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप के साथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा?
ये कहाँ तक वैलिड होगा, एक्स इज इक्वल टू एल तक। ये पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू एल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी बाबू कितनी, एल पुट कर दो तो एल एल कट जाएगा, 2f0 प्लस f0 विल बी इक्वल टू 3f0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा, तो हम इस बार फिर एक सेक्शन यहाँ ले लेते हैं, और इस बार ये डिस्टेंस पूरा इस जगह से यहाँ तक को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस वाले पार्ट का क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट पे एक फोर्स इधर F0 लग रहा है, एक फोर्स इधर बीच में लग रहा है कहीं 4F0, और इधर एक लगेगा Tx। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, 4F0 प्लस Tx माइनस ऑफ F0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इतने का पार्ट, कितने पार्ट का मास, तो वही m/2l इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 4F0 डिवाइडेड बाई m, तो m से m कट जाएगा, ये हो गया Tx प्लस 3F0 इज इक्वल टू ये 2, दिस इज 2F0 इंटू एक्स बाई एल, तो Tx की वैल्यू आ जाएगी 2F0 इंटू एक्स बाई एल माइनस ऑफ 3F0। तो यहाँ पर एट x इज इक्वल टू एल कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 2F0 माइनस 3F0, दिस विल बी माइनस ऑफ F0। तो ये इधर आ जाएगा, नीचे कहीं आ जाएगा, ये F0 था, इसको पहले थोड़ा सा नीचे भी एक्सटेंड कर लो, इसको भी नीचे एक्सटेंड कर लो, ये F0 ऊपर है इतना, तो ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी इधर माइनस ऑफ F0। और उसके बाद इसका ये तो आ, और उसके बाद फिर है तो इसका स्लोप पॉजिटिव ही, तो इस ऐसा ही स्लोप जाएगा, और x इक्वल टू 12 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 12 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2F0 डिवाइडेड बाई l इंटू 12 माइनस ऑफ 3F0, तो l से l कट जाएगा, 4F0 माइनस F0, ये हो जाएगा F0। तो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ के इस जगह तक ऐसा जाएगा, यहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू, और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, दिस विल बी, ये F0 तक मैच करेगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 12। ये इसका ग्राफ है, अच्छे से देख लो, है ना, यहाँ पे आपके पास एक रॉड है F0, 4F0 F0 का फोर्स लग रहा था, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, तो आपको इसके अलग अलग फंक्शन, अलग अलग पॉइंट पे कितना टेंशन की वैल्यू लगेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है ना, अलग अलग पॉइंट पे कितना टेंशन की वैल्यू लगेगी वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि आपको कितने सेक्शंस लेने हैं। अगर आप यहाँ से देखो, इस ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको एक सेक्शन लेना है ना, जैसे ही बीच में कोई फोर्स लगेगा इसका मतलब फिर आपको इस फोर्स के पहले तक एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर बीच में एक फोर्स लग गया तो इसके बाद आपको दूसरे सेक्शन के लिए एक अलग से सेक्शन लेके बनाना पड़ेगा। इतने पार्ट में टेंशन निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर एक टेंशन लेना पड़ेगा जो इन दोनों फोर्स के सब्जेक्शन के कारण लगेगा। ठीक है, और देखो तुम्हारा रिजल्ट अंत में मैच करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकाला है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू को 12 पुट कर रहे हैं तो मेरा टेंशन F0 के बराबर आ रहा है, जो एग्जैक्टली यहाँ पर लगने वाले फोर्स के बराबर है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर टेंशन पूछोगे तो राइट साइड में F0 है तो ये F0 लगेगा, तो इस तरीके से तुम ये सेटिस्फाई कर सकते हो। एक बार अच्छे से देख लो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया तुमको पिछले क्वेश्चन में भी कि तुमको कितने सेक्शंस लेने हैं, जब जब बीच में कोई फोर्स आ जाएगा तब तक तुमको उसके आगे एक और सेक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये 4F0 बीच में नहीं लगा होता, ये पूरे रॉड में बस कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, तो तुम्हारा एक ही सेक्शन से काम आ जाता, जो एक्सप्रेशन आता वो पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड होता,
लेकिन बीच में फोर्स आ जाने के कारण तुमको दो सेक्शन लेना पड़ा, एक इधर और एक इधर। इधर वाला फोर्स यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है, और सॉरी इधर वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है, मतलब ये इक्वेशन। और इस वाले सेक्शन के कारण ये जो इक्वेशन आया है वो x इक्वल टू एल से लेकर x इक्वल टू 2l तक वैलिड है। ठीक है ना? अच्छे से इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये होमवर्क था लेकिन हम बना दिए क्योंकि नए टाइप का था, हम दो क्वेश्चन बना लिए। तो इस टाइप का रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम बनाना पड़े टेंशन वर्सेस ऐसे डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पर तुम एक और चीज कमेंट कर सकते हो, पता है क्या? ठीक है, देखो इस वाले पार्ट में टेंशन पॉजिटिव है, इस पार्ट वाले में टेंशन पॉजिटिव है, ऐसे टेंशन्स को बोलते हैं इलोंगेटिव टेंशन। इलोंगेटिव टेंशन। और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कंप्रेसिव टेंशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, जितना बात बता रहे इतना बात सीखो, बाकी फिर धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखेंगे अपने जीवन में। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना किस तरीके से मैंने बनाया है, स्पेशली लास्ट के दो क्वेश्चंस को, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने एनएलएम पे बहुत सारे बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस कर लिए। कल से हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्यूडो फोर्स, है ना? फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, एक दो क्लास वो चलेगा। और उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट करके अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बार पढ़ लोगे तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे। फ्रिक्शन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, फ्रिक्शन में बस आप एक नए फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आप एक नए फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अभी तक आप सारे क्वेश्चंस वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन पे बना रहे हैं। जब फ्रिक्शन पढ़ लोगे तो एक चौथा फोर्स भी आ जाएगा, तो फिर वो चारों फोर्सेस को लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसी तरीके से फोर्स के इक्वेशंस लिखे जाएंगे और आपके आंसर्स बनेंगे। वहां पर अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो इन सारी चीज़ों को जो सिखाया जा रहा है बाबू, प्लीज़ इसको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, है ना? ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।